संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 11 जनवरी है। आज जो समाचार मोर करा संकलित हुई से ओमें बहुत जरूरी समाचार भी है, बहुत ध्यान दे योग्य समाचार भी है और कुछ एकदम नवा जानकारी भी आप लोग मिलने वाला है। तो संगवारी हो, पेन कापी अपन संग रख लेवा, नोट करेला शुरू करा। मैं हिंदी में आता हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार बस्तर से है। बस्तर में विक्टिम्स रजिस्टर तैयार करने के लिए योजना बनाई गई है। अब इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। मैंने कहा विक्टिम्स रजिस्टर। विक्टिम्स रजिस्टर क्या होगा? ये एक तरह की पहल है जिसमें बस्तर संभाग के वो सभी जिले जो नक्सल प्रभावित हैं, इनफैक्ट सारे के सारे जिले, यहाँ जो पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति किसी भी पक्ष से हो सकता है। बहुत सारे लोग नक्सलियों से पीड़ित होते हैं, बहुत सारे लोग पुलिस से पीड़ित या प्रताड़ित होते हैं। बस्तर में एक तरह से दोनों तरह का माहौल बना है। बहुत लोग पुलिस के भय में भी रहते हैं, बहुत से लोग नक्सलियों के भय में भी रहते हैं और प्रताड़ना का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में उनकी कहानी सामने आए, उनकी कहानी पूरा देश जाने, ऐसे संस्थान जाने जो उस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक हो। इसके लिए यह पहल बनाई गई है जिसमें विक्टिम्स रजिस्टर्ड के माध्यम से वो सभी लोग जो किसी न किसी रूप में पीड़ित प्रताड़ित हुए हैं, चाहे वो नक्सलियों ने किया हो चाहे पुलिसकर्मियों ने, वो अपनी कहानी आप तक हम तक पहुंचा सकेंगे। इसके लिए बकायदा उनका मैसेज, उनका वॉइस रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि अलग अलग रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाएं, दुनिया भर की संस्थाएं उसे देख सकेंगी, जान सकेंगी और हो सके तो सहायता के लिए आगे भी आएंगी। ये पहल बहुत कारगर है। सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन यकीन जानिए इस पहल के कारण ही शांति का नोबेल पुरस्कार कोलंबिया देश ने जीत लिया था। कहानी है कोलंबिया की। कोलंबिया के जुआन मैनुअल सैंटोस, जिनको शांति का नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज फॉर पीस, इसी पहल के कारण मिला, जहां उन्होंने विक्टिम्स रजिस्टर तैयार कराया और उसके जरिए जब विक्टिम अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाने लगे कि वो कभी पुलिस से प्रताड़ित होते हैं, कभी दंगाइयों से प्रताड़ित होते हैं, तो लोगों के बीच एक जागरूकता भी आई, एक समझ भी विकसित हुई कि कौन किधर खड़ा है और किसे किसका साथ देना है। धीरे धीरे उस क्षेत्र में शांति बहाल हुई। दुनिया के और भी देश ये तकनीक अपनाते हैं, जिनके नाम अर्जेंटीना, चिली, ग्वाटेमाला, ब्राजील, रवांडा, पेरू, कुवैत, नेपाल, स्पेन। हाँ, दक्षिण अमेरिकी देश बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम सफल है तो इसे अपनाने में क्या ही हर्ज है। तो बस्तर में यह तैयार किया जाएगा। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिया गया है। नंबर 7477288333। इस नंबर पर आप अगर उस क्षेत्र के निवासी हैं और इस तरह से प्रताड़ित हुए हैं तो अपनी कहानी दर्ज करा सकेंगे। अच्छी पहल है, स्वागत करना चाहिए और आपको याद करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे अगले न्यूज पर। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि एक शब्द होता है जिसको अक्सर आप समाचार पत्र में पढ़ते होंगे, कबूतरबाजी। सुना है आपने? नहीं सुना तो समझा देता हूं। ऐसे भोले भाले लोग, ऐसे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में किसी कारण से रोजगार वगैरह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भोले भाले लोगों को बहका करके किसी दूसरे जगह ले जाना और बेच देना, ये कबूतरबाजी कहलाती है। ऐसे विदेशों में भी लोग ले जाते हैं। आपको बड़े फेमस सिंगर हुआ करते थे दलेर मेहंदी, उनके समय ये मामला बड़ा चर्चा में आया था कि वो कबूतरबाजी करके लोगों को कनाडा वगैरह ले जाते हैं। इस तरह का जो है न्यूज सामने आता था। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में ये समस्या जशपुर, सरगुजा, बस्तर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव जिलों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसी स्थिति में उन भोले भाले लोगों को, ऐसे लोगों, ऐसे दलाल जो होते हैं बीच के, उनसे बचाने के लिए पहल की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहले से ऐसी यूनिट नहीं थी। 8 जिलों में पहले से संचालित थी। ये वो 8 जिले हैं जहां पहले से संचालित थी। रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद, बिलासपुर और कोरबा में संचालित थी। अभी हाल ही में राजनांदगांव में एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ और इसके बाद तय किया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट
का गठन किया जाएगा, यानी कि मानवों की जो खरीद बिक्री है उसे रोकने के लिए एक पुलिस सेल का गठन किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा 3.60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी गई है। कहां से आएंगे ये पैसे? निर्भया फंड से आएंगे। निर्भया फंड उम्मीद करता हूं आप सबको पता ही होगा, 100 करोड़ की राशि के साथ बनाया गया था एक फंड जो महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देता। तो अब इस फंड से इसका पैसा आएगा और हर जिले में एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट स्थापित होगी जो कि लोगों को बहला फुसला करके ले जाने वालों को रोकने का काम करेगी और सजा भी दिलाएगी। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर, सौरभ गुप्ता और वैभव सिंह। हालांकि ये नाम अगर आप मेरा न्यूज देखते हैं तो पहले से आपको पता होगा, ये दोनों संगीतकार हैं। नाम है सौरभ गुप्ता और वैभव सिंह, दोनों के दोनों अंबिकापुर से हैं, यानी जिला सरगुजा के। और इन्होंने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया है, एक नाम बनाया है, साथ ही साथ आईफा अवार्ड में सम्मानित भी हुए। तो भाई अगर आपके अपने छत्तीसगढ़ के ऐसे संगीतकार हैं जो आईफा अवार्ड जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में सम्मानित हो रहे हैं तो आपको उनको याद करना चाहिए। फिर एक बार नाम दोहराता हूं, सौरभ गुप्ता और वैभव सिंह, अब तक याद हो गया होगा। इन दोनों ने एक बहुचर्चित फिल्म थी सोनू की टीटू की स्वीटी, फिल्म का यही नाम था, और इस फिल्म के गाने जो हैं वो इनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए थे। बधाई हो हमारे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिभा को, और बाकी गाना तो बड़ा मजेदार था। आगे बढ़ते हैं। खैर, तो इनकी तारीफ की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, इसलिए न्यूज लोकवाणी अगर आप सुन रहे होंगे कल तो मुख्यमंत्री महोदय ने इनकी तारीफ की कि छत्तीसगढ़ से युवा टैलेंट बाहर आ रहे हैं करके। फिर बात करेंगे तेजस्वरी साहू, एक और युवा टैलेंट। तेजस्वरी साहू जो है वो युवा एथलीट हैं, दिल्ली राजहरा क्षेत्र से हैं। राजहरा माइंस में उस एरिया में वो प्रैक्टिस करती हैं, उस क्षेत्र के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं और वो प्रैक्टिस भी करती हैं, और उन्होंने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, एथलेटिक्स में। इस कारण उनका चयन भोपाल स्थित नेशनल कैंप के लिए उनको चयन कर लिया गया है। तो आपको तेजस्वरी साहू राष्ट्रीय स्तर में एथलेटिक्स खेल के लिए चयन हुआ है, भोपाल नेशनल कैंप में वो अब ट्रेनिंग लेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बन सकेंगी। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। न्यूज है पंचकोशी यात्रा। पंचकोशी यात्रा राजिम का एक और बहुत महत्वपूर्ण पर्व, एक ऐसा आयोजन जो कि सीधे आध्यात्म से लोगों को जोड़ता है। पंचकोशी यात्रा में 5 जगह स्थापित शिवलिंग की पैदल यात्रा की जाती है और यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने सर पर अपने दैनिक जरूरत के सामान लाद करके चलता है और खुले में निवास करता है, और अगली सुबह फिर एक दूसरे स्थान की यात्रा, फिर अगले सुबह एक दूसरे स्थान की यात्रा, ऐसे 5 मंदिरों की यात्रा करके फिर राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर जो राजिम में स्थित है वहां दर्शन करते हुए यात्रा को समाप्त करता है। तो ऐसे 5 जगह जो राजिम पंचकोशी यात्रा में शामिल है, इनको पहले भी पूछ चुका है, व्यापम भी पूछ चुका है, पीएससी भी पूछ चुका है। मैं आपको इन 5 जगह की जानकारी दे रहा हूं कि ये कहां कहां है और इसमें कौन कौन से मंदिर हैं जिनकी पैदल यात्रा की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे कुलेश्वर महादेव मंदिर जो राजिम में ही स्थित है। यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है, पैरी नदी के लगभग मध्य में बने हुए एक टापू पे बना हुआ ये मंदिर, वहां से यात्रा की शुरुआत होती है। फिर पटेश्वर महादेव तक यात्रा होती है और ये पटेवा नाम की जगह पे है। फिर पहुंचते हैं चंपकेश्वर महादेव। चंपकेश्वर नाथ महादेव चंपारण्य में है। फिर आते हैं ब्रह्मकेश्वर नाथ महादेव, बम्हनी करके गांव में है। फिर फणिकेश्वर महादेव मंदिर 5वां और अंतिम, ये फिंगेश्वर धाम जो कि एक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। सब राजिम के आसपास है, जिला गरियाबंद के आसपास। इन सारे जगह की यात्रा होती है और फिर फाइनली राजीव लोचन मंदिर के दर्शन करते हुए यात्रा का समापन किया जाता है। तो स्टार्ट टू एंड मैं कुलेश्वर महादेव से फणिकेश्वर महादेव तक का सफर आपको बताया। और किस्सा कुछ यूं है कि राजा जगतपाल ने इस यात्रा की शुरुआत की थी, ऐसा माना जाता है। रतनपुर से संबंधित थे राजा जगतपाल, और इनके बारे में और तलाशने पर मुझे बहुत डाटा तो नहीं मिला कि ये किस काल से संबंधित थे या किस युग से संबंधित थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये कलचुरी राजवंश के सामंत जगतपाल की ही बात हो रही होगी। तो ये एक किस्सा आपको याद रखना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विश्वनाथ पाणिग्रही। बागबहरा के रहने वाले हैं विश्वनाथ पाणिग्रही जी। ये न्यूज मैं क्यों बता रहा हूं, आई रियली डोंट नो, लेकिन इस न्यूज को बहुत हाइप दे करके छापा गया था। तो अब इतना हाइप दे करके छापा गया तो सोचा कि आपसे शेयर कर देता हूं। तो आप भी नोट कर लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप डिसाइड करिएगा। तो विश्वनाथ पाणिग्रही जी जो है ये बागबहरा क्षेत्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं
और भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी योजना हो तो उसमें एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में लगातार सक्रिय रहते हैं। इनका नाम, इनकी बायोग्राफी, इनका पूरा जीवन चरित्र विश्व स्तरीय किताब है गोल्डन बुक ऑफ अर्थ, उसमें प्रकाशित हुआ। गोल्डन बुक ऑफ अर्थ का जो नया एडिशन आया 2020 वाला, जिसमें समाज के लिए योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में बायोग्राफी छापी जाती है। 101 ऐसे व्यक्तियों के बारे में छापा गया है जो दुनिया भर में समाज के लिए अच्छा काम किए। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी का भी नाम है, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है, स्पेन के भी जो प्रमुख है उनका भी नाम है। ऐसे दुनिया भर के बड़े बड़े देशों के राष्ट्र अध्यक्ष का नाम उसमें मौजूद है और उसमें, उस सूची में ये भी अपना नाम दर्ज करा लिए हैं विश्वनाथ पाणिग्राही जी। इनको अपने क्षेत्र का ओडीएफ मैन भी कहा जाता है, याद रख लेंगे। खैर, फिर बात करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये एक किताब है जो नई नई लॉन्च हुई है। छत्तीसगढ़ का इतिहास किताब लिखी है डॉक्टर गीतेश अमरोहित ने। सीजीपीएससी का सिलेबस जो है उसको ध्यान में रख करके इन्होंने ये किताब तैयार की है और छत्तीसगढ़ के इतिहास को एक समग्र रूप में समझाया है। 3 खंड में बांट के समझाया। जाहिर सी बात है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्य छत्तीसगढ़ का और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। इस प्रकार से 3 खंड में उन्होंने इतिहास को समझाया है छत्तीसगढ़ के। और उनका ऐसा कहना है कि मैंने उन घटनाओं का भी समावेश किया है जो कि अब तक लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो पता नहीं, पीएससी तो हर बार नए क्वेश्चन खोज के ले आता है, कहां से आई डोंट नो, लेकिन वो खोज के ले आता है। तो भाई शायद गीतेश अमरोहित पहले ही वो अपनी किताब दे दिए हो, या क्या पता हो पीएससी और कहीं से खोजता हो, नया इतिहास लिख रहा हो, ये सब नहीं पता। लेकिन इनकी एक किताब लॉन्च हुई है और आपको ये किताब का नाम याद रख लेना चाहिए। किताब का नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास। क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गीतेश अमरोहित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। डॉक्टर हैं, न्यूरो फिजिशियन है, यानी न्यूरो साइंटिस्ट हैं या न्यूरो क्षेत्र के बढ़िया जानकार हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो इन्होंने न सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में बल्कि एक लेखक के रूप में भी ख्याति अर्जित की। पिछले साल फरवरी माह में इनको बिलासा साहित्य सम्मान भी प्राप्त हुआ है और इनकी एक किताब जो उपन्यास के रूप में सामने आई खूब चर्चा बटोरी, नाम था कौशल्या। ये भी आपको याद रखनी चाहिए, इनके उपन्यास का नाम है। इसके अलावा इन्होंने तमाम तरह की और किताबें लिखी हैं। छत्तीसगढ़ की डिक्शनरी, शब्दकोश यानी छत्तीसगढ़ मुहावरा कोश, छत्तीसगढ़ हाना कोश, छत्तीसगढ़ लोकोक्ति कोश, ऐसी कई किताबें इन्होंने लिख डाली हैं जो कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जरूरी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं छत्तीसगढ़िया इन्हीं की किताब को देख करके पढ़ रहा हूं। बहुत तारीफ कर दिया गीतेश अमरोहित जी की, इतनी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कौन सा वो पे कर रहे हैं, लेकिन भाई आपके लिए जानना जरूरी है तो मैं स्पॉन्सर भी कर दूंगा लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम अगले न्यूज पर। जिला है नारायणपुर। मुख्यमंत्री यात्रा पर थे, आपको पता ही है, जिला नारायणपुर और बीजापुर की। हुआ क्या, नारायणपुर में वो पहुंचे एक जगह जहां मलखंभ की ट्रेनिंग करते हैं बच्चे। वो इतने प्रभावित हुए कि नारायणपुर में मलखंभ अकादमी प्रस्तावित होगी, ये कह करके आए हैं। केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा और एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, नारायणपुर में एक मलखंभ अकादमी आप देख पाएंगे। मलखंभ एक योग की तरह का एक खेल होता है जिसमें शरीर कौशल दिखाना होता है। और अगर इतने से आपका काम नहीं चले तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश का राज्य खेल है मलखंभ, हमारा पड़ोसी राज्य है, इतना तो याद करना बनता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में नीचे, छत्तीसगढ़ का स्टेट स्पोर्ट क्या है, छत्तीसगढ़ का राज्य खेल क्या है और इसकी घोषणा कहां की गई है। खैर, उसके बाद मुख्यमंत्री जी नारायणपुर के ही फूल झाड़ू प्रसंस्करण केंद्र पहुंच गए। फूल झाड़ू प्रसंस्करण केंद्र महिलाओं के द्वारा संचालित होता है और वो भी अबुझ माड़ की महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ झाड़ू दिल्ली तक पहुंचता है। एक बड़ा व्यापार। अब माड़ की महिलाएं, जो अब तक माड़ क्षेत्र यानी अबुझ माड़ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र कहा जाता था जिसमें कोई भी प्रवेश नहीं कर पाता है, घुस नहीं पाता है, विकास कार्य से बहुत पीछे, वहां की महिलाएं अब विकास कार्य में आगे बढ़ रही हैं। फूल झाड़ू यानी वो वाला झाड़ू जो कि बड़ा सॉफ्ट सा होता है यार, और हाँ यूं समझ लो कि आप पार्टी का निशान, ठीक है। तो वैसा एक झाड़ू जो है वो ये बनाती हैं यहाँ की महिलाएं और बड़े राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यवसाय भी होता है। फिर हम बात करेंगे स्वाति साहू। स्वाति साहू बालोद की हैं और इनके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। इनका चयन बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर यानी वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। तो बालोद की एक प्रतिभा जो कि पहुंच गई है बार्क क्या होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे यानी मुंबई में।
कई लोग को बुरा लग जाता है, तो वहां स्थित है, तो आपको याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ से एक वैज्ञानिक बन करके निकली हैं बार्क के लिए। फिर हम बात करेंगे मगरमच्छ मंदिर। अब मैं क्या कहूं, इतने सारे समाचार हो जाते हैं और छत्तीसगढ़ पीएससी कुछ भी पूछ सकता है, तो मुझे लगा कि ये भी आपको बता देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ का भी एक मंदिर बन रहा है। ये मंदिर बन रहा है जिला बेमेतरा में, बाबा मोहतरा करके गांव है। यहाँ मान्यता है कि एक तालाब में लगभग 150 साल तक एक मगरमच्छ रहा और बड़े फ्रेंडली तरीके से रहा गांव वालों के साथ। पता नहीं पीठ पीठ में बैठा के घुमाता होगा शायद, लेकिन जो भी था उसको बहुत सम्मान दिया गया और उसकी मृत्यु के बाद तय किया गया कि उसके नाम पर मंदिर बनेगा। क्या पता यही पूछ ले कि छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ का मंदिर कहाँ है। वैसे छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ संरक्षण होता है, ये तो आपको पता है ना। तो अगर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी लिख करके बताएं कि छत्तीसगढ़ में मगरमच्छ संरक्षण कहाँ कहाँ किया जा रहा है। फिर हम बात करेंगे धमना नदी की। देखिए अगेन छत्तीसगढ़ पीएससी की आदत है, वो ऐसी नदियों का नाम पूछता है जो आप छोड़ के आ जाते हैं। तो धमना नाम की नदी जिला कवर्धा में प्रवाहित होती है। चर्चा में क्यों आई? चर्चा में आई इसलिए क्योंकि वहां के लोगों ने इस नदी को बचाने का प्रयास किया। क्या है कहानी? कहानी बहुत छोटी सी है। तो एक गांव है और उसका नाम है धुड़नसी, जो कि कांदावनी ग्राम पंचायत के भीतर आता है। कांदावनी आपके कवर्धा क्षेत्र का एक ऊंचा पहाड़ी एरिया है। वहां के एक ग्रामीण हिस्से धुंडसी, वहां यह नदी प्रवाहित होती है और अक्सर यह नदी मौसमी नदी की तरह गर्मी आते आते सूख जाती है। ग्रामीण जागरूक हुए और उन्होंने इस नदी में जल निस्तारी का काम शुरू किया, यानी पानी बचाने का काम किया और उसके लिए कुंड बना करके उस पानी को स्टोर करके रख रहे हैं ताकि गर्मी के दिनों में इनको समस्या ना हो। धीरे धीरे यह पहल अगर आगे बढ़ेगी तो शायद नदी पुनर्जीवित ही हो जाए। फिर हम अगले पहाड़ी पर बात करेंगे। अगला है लोहा डोंगरी, और यह भी मुझे बताना ही पड़ा क्योंकि अगेन छत्तीसगढ़ पीएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो लोहा डोंगरी पहाड़ी चर्चा में आई इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पहुंचे और यहां किए गए सौंदर्यीकरण का उन्होंने उद्घाटन किया। लोहा डोंगरी पहाड़ी जैव विविधता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जिला बीजापुर में स्थित है। मुख्यमंत्री के हाथों उस उद्यान का उद्घाटन किया गया, इसलिए लोहा डोंगरी जैव विविधता पार्क चर्चा में आ जाएगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन पहाड़ी का नाम आपके लिए जरूरी था। तो भाई ये था आज का समाचार। ऐसे ही और समाचार डिटेल के साथ जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है 9827881930। इस पर आप अपना नाम और शहर का नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दे। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा और हर हफ्ते मैं एक टेस्ट का आयोजन भी करता हूं। और दूसरी बात, जब महीने का अंत आएगा तो इससे भी कहीं ज्यादा न्यूज और कहानियों के साथ मैं अपना हैंड रिटन नोट्स भी लोगों तक प्रोवाइड करने वाला हूं। एक न्यूनतम सा शुल्क लेंगे उसमें, जो कि मेरे प्रिंटिंग आदि का चार्ज होगा, और अगर आप चाहें तो वो आपको प्राप्त हो सकेगा। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहेंगे तो भी आपको प्राप्त हो सकेगा एक न्यूनतम शुल्क के साथ। और यकीन जानिए इससे ज्यादा डिटेल में छत्तीसगढ़ समाचार आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर वो भी लेना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में जुड़े रहें और महीने का अंत आते आते मैसेज जरूर करें। ध्यान रखिए अपना, अपनों का। मैं मिलता हूं आपसे कल। पढ़ते रहिए।